एक बार अकबर ने सोचा, मैं इतनी बार बीरबल को फंसाने की कोशिश कर चुका हूं पर वह हर बार बाजी मार लेता है। इस बार मैं ऐसी चाल चलूंगा कि सारा हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। दूसरे दिन बादशाह अकबर ने बीरबल को किसी काम से बाहर भेजा और दरबारियों से कहा, इस टोकरी में अंडे भरे हुए हैं। आप सब लोग एक एक अंडा उठाए और अपने अपने कपड़ों में छिपा लें। जब बीरबल दरबार में आएंगे तो मैं आप लोगों से हौज में गोता लगाने को कहेंगा। जब आप लोग हौज से बाहर आए तो ऐसा दिखावा करें कि अंडा आपको हौज में मिला था। कुछ देर बाद बीरबल लौटकर आए। उन्होंने वातावरण को गंभीर देखा। वह समझ गए कि कुछ नई बात होने वाली है। तभी बादशाह अकबर ने कहा, बीरबल, हमने कल रात एक अजीब सपना देखा। सपने में हमें अपने दरबारियों की योग्यता जांचने का नया तरीका सूझा है। इसके बाद अकबर ने वहां उपस्थित दरबारियों से कहा, बगीचे में जो हौज है उसमें आप एक एक करके गोता लगाएंगे। जी खरे आदमी हैं, उन्हें वहां एक एक अंडा मिलेगा। यदि कोई आदमी अंडा लिए बिना बाहर आया तो समझा जाएगा कि वह भरोसे का आदमी नहीं है। अब दरबारियों की समझ में आया कि जहांपनाह बीरबल के पर कतरना चाहते हैं। उन्होंने सोचा, आज बड़ा मजा आएगा। बीरबल हर बार हमें बेवकूफ साबित कर देता है। आज उसकी बारी आई है बेवकूफ बनने की। बीरबल की तेज निगाहों ने दरबारियों को कानाफूसी करते हुए देख लिया। उनको समझ में आ रहा था कि बादशाह उन्हें मूर्ख बनाना चाहते हैं। तभी बादशाह ने आदेश दिया और दरबारी एक एक करके हौज में कूदने लगे। जो भी दरबारी बाहर आता वह अपने हाथ में एक अंडा लेकर आता। सबसे अंत में बीरबल की बारी आई। बीरबल ने सोचा कि हौज में अंडों की कोई टोकरी रखी है, ये सभी लोग उसी में से अंडा लेकर आ रहे हैं। बादशाह ने आदेश दिया, कूद जाओ बीरबल, देर न करो। देखें तुम भी अंडा लाते हो या नहीं। बीरबल ने हौज में गोता लगाया। उन्होंने देखा कि हौज में तो अंडों को कोई टोकरी नहीं है। जरूर जहांपनाह ने उनके साथ ठिठोली की है। किंतु वह भी किसी से कम नहीं थे। बीरबल हौज से बाहर आए। उन्होंने एक झटका दिया और अपने शरीर से पानी के छींटे उड़ाए और फिर कुकड़ू करने लगे। बादशाह अकबर ने पूछा, यह क्या कर रहे हो बीरबल, तुम्हारा अंडा कहाँ है? यह मुर्गे की तरह बांग क्यों दे रहे हो? बीरबल ने बिना रुके उत्तर दिया, जहांपनाह, आप तो जानते ही हैं कि मुर्गा अंडा नहीं देता। अंडा तो मुर्गियां ही देती हैं। आपके पास इतनी मुर्गियों का झुंड है, किंतु मुर्गा तो अकेला मैं ही हूँ। सारे दरबारी इतना झेंपे कि वे अपनी आंखें ऊपर न उठा सके। अकबर के दरबार में बहुत से दरबारी थे। उनमें सुल्तान खां बहुत धूर्त था। जब भी मौका मिलता वह बादशाह के कान भरता रहता। वह हमेशा बीरबल का विरोध करता था, किंतु वह यह भी जानता था कि बादशाह अकबर बीरबल को बहुत ज्यादा चाहते हैं। वह दरबार में अपनी हैसियत मजबूत करना चाहता था। वह चाहता था कि उसके बेटे को दरबार में कोई पद मिल जाए। इसके लिए मौका मिलते ही जहांपनाह से उसकी सिफारिश करूंगा। बीरबल की तेज आंखों से यह बात छिपी हुई न रह सकी। उन्होंने सोचा कि मैं हर दिन अपने बेटे को दरबार में ले जाया करूंगा और मौका मिलते ही जहांपनाह से उसकी सिफारिश करूंगा। बीरबल की तेज आंखों से यह बात छिपी हुई न रह सकी। उन्होंने सोचा कि सुल्तान खां अपने शैतान बेटे को अपने साथ लाने लगा है। दरबार में खंजाची का पद खाली है। वह इस पर अपने बेटे को नियुक्त कराना चाहता है। एक बार की बात है,
दरबार लगा हुआ था। तभी अकबर ने देखा कि सब लोग आ गए हैं। बीरबल अभी तक दरबार में नहीं आए हैं। उन्होंने पूछा, बीरबल कहाँ हैं? उनके पास खड़े हुए सेवक ने बताया, वे अभी तशरीफ नहीं लाए जहांपनाह। अकबर के चेहरे पर थोड़ी नाराजी दिखाई दी। सुल्तान खां ने बादशाह की ओर देखा और मन ही मन खुश हुआ। उसने अपने बेटे से कहा, बादशाह सलामत बीरबल से नाराज लग रहे हैं। यही मौका है अपनी बात कहने का। वह अपनी जगह से उठा और बादशाह से निवेदन किया, जहांपना, आजकल बीरबल दरबार के प्रति लापरवाह हो गए हैं। उन्हें दरबार के वक्त का पाबंद तो होना ही चाहिए। अकबर ने कहा, लगता है उन्हें सबक सिखाना पड़ेगा। सुल्तान खां ने उनकी हाँ में हाँ मिलाई और बोला, जी जहांपनाह। इस पर अकबर ने सुल्तान खां से कहा, सुल्तान खां तुम ही कोई तरीका बताओ। सुल्तान खां बोला, जी आज आप उनकी कोई बात नहीं सुनिएगा। वे कुछ भी कहें उसका एक ही जवाब दीजिएगा, नहीं। बादशाह अकबर ने उसकी बात का समर्थन करते हुए कहा, ठीक है, उनकी हर बात के जवाब में मैं नहीं कहूंगा। अकबर ने मन में सोचा, यह बीरबल को फंसाने की नई चाल है। देखते हैं कि इस बार बीरबल अपना बचाव किस प्रकार करते हैं। कुछ देर बाद बीरबल, तुम्हें देर कैसे हो गई? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपना, मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए। अकबर बोले, हमें तुम्हारी बात का यकीन नहीं है। बीरबल समझ गए कि इसमें जरूर सुल्तान खां की कोई चाल है। फिर भी उन्होंने कहा, मैं सच कह रहा हूं, जहांपना, मैं माफी चाहता हूं। नहीं, माफी नहीं मिलेगी। अकबर ने सीधा सा उत्तर दिया, ठीक है जहांपना, तो फिर राजकाज के मामले निपटाए जाएं। बीरबल ने निवेदन किया। इस पर अकबर ने फिर नहीं में उत्तर दिया। बीरबल समझ गया कि आज बादशाह हर बात पर नहीं कहेंगे। उन्होंने पुनः निवेदन किया, तो फिर मुझे घर जाने की आज्ञा दी जाए। किंतु अकबर ने फिर कहा, नहीं, हरगिज नहीं। बीरबल ने देखा कि सुल्तान खां के चेहरे पर मुस्कान है। वह अपने बेटे से धीरे धीरे कुछ वह कह रहा था। तभी बीरबल को एक नई युक्ति सूझी। उन्होंने निवेदन किया, जहांपनाह, आपसे एक प्रार्थना है, सुल्तान खां के बेटे को नया खजांची नियुक्त कर दें। बादशाह अकबर तो आज नहीं कहने का मन बना चुके थे। उन्होंने जोर देकर कहा, नहीं बीरबल, नहीं। बीरबल ने झुककर आदाब किया और बोले, आपकी जैसी मर्जी जहांपनाह। अकबर समझ गए कि बीरबल ने सुल्तान खां के तीर से ही सुल्तान खां को घायल कर दिया है। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। दूसरे दिन दरबार में बीरबल ने देखा कि सुल्तान खां और उसका बेटा दोनों अनुपस्थित थे। वह मन ही मन बोले, चलो, उस धूर्त से छुटकारा मिला। आगरा शहर में एक धोबी और एक कुम्हार पास पास रहते थे। एक दिन कुम्हार ने मिट्टी के बहुत सारे बर्तन बनाए। उसने उन बर्तनों को सुखाने के लिए धूप में रख दिया और आराम करने घर के अंदर चला गया। तभी वहां दो गधे आए। वे आपस में झगड़ने लगे। इस कारण कुम्हार के सारे बर्तन टूट गए। वह लाठी लेकर बाहर आया। उसने अपनी लाठी को घुमाया और एक गधे पर जोर से मारा। गधा ढेंचू ढेंचू का शोर मचता हुआ बाहर की ओर भागा। इस पर कुम्हार का पड़ोसी दौड़कर आया और बोला, अरे अरे, यह क्या करते हो? यह मेरा गधा है। कुम्हार ने नाराज होकर कहा, तो क्या हुआ? इसने मेरे सारे बर्तन चूर चूर कर दिए हैं। धोबी बोला, तुम मेरे गधे को पीटते क्यों हो? तुम्हारे बर्तन टूट गए हैं, तुम उनके पैसे ले लो।
कुम्हार ने सोचा, इस धोबी ने सबके सामने मेरी इज्जत उतार दी। मैं इस बच्चू को ऐसा मजा चखाऊंगा कि यह भी याद करेगा। दूसरे दिन सुबह सुबह कुम्हार बादशाह अकबर के दरबार में पहुंचा। उसने बादशाह को आदाब किया, बोला, जहां पनाह मैं अदनासा कुम्हार हूं, आपके शहर में रहता हूं। अकबर, बताओ तुम्हें क्या परेशानी है? कुम्हार, जहांपना, मैं एक जरूरी बात बताने के लिए आया हूं। अकबर, तो फिर जल्दी बताओ। कुम्हार, जहांपना, मेरा एक दोस्त फारस गया था, वह कुछ दिन पहले ही वापस आया है। उसने बताया, वहां आपके नाम का डंका बजता है, आपकी बड़ी इज्जत है वहां। मगर यह कहकर कुम्हार चुप हो गया। अकबर ने पूछा, हाँ आगे बताओ, बात पूरी करो। कुम्हार बोला, आपके हाथियों के बारे में उनका ख्याल अच्छा नहीं है। अकबर ने आश्चर्यभरे स्वर में पूछा, हाथियों के बारे में तुम क्या कहना चाहते हो? जी हाँ हजूर, उनका कहना है कि हमारे हाथी बड़े गंदे और काले हैं। हुजूर, शाही हाथियों को तो साफ सुथरा होना चाहिए। कुम्हार ने बात पूरी की। बात तुम्हारी ठीक है कुम्हार, अकबर बोले, और हुजूर, मेरे दोस्त ने बताया कि फारस के शाह के हाथी खाने में सारे हाथी दूध की तरह सफेद हैं। अकबर ने समझ लिया कि यह कोई चालबाज आदमी है। फिर भी उन्होंने पूछा, मगर फारस के शाह अपने हाथियों को इतना साफ सुथरा कैसे रखते हैं? कुम्हार ने उत्तर दिया, सीधी सी बात है हुजूर, इस काम के लिए उन्होंने बढ़िया धोबियों की पूरी फौज लगा रखी है, तो हम भी शहर के तमाम धोबियों को इस काम पर लगाए देते हैं। अकबर ने कहा। इस पर कुम्हार बोला, जहांपना, शहर का एक बेहतरीन धोबी मेरे पड़ोस में रहता है, वह अकेला इस काम के लिए काफी है। अकबर ने मन ही मन सोचा, तो यह अपने पड़ोसी को फंसाना चाहता है। लेकिन उन्होंने कहा, ठीक है, हम उसी को बुला लेते हैं। अकबर के आदेश पर धोबी को दरबार में हाजिर किया गया। वह डर के कारण कांप रहा था। उसने डरते हुए कहा, जहांपना, हुजूर, अकबर ने आदेश दिया, देखो हमारे हाथी खाने के सारे हाथी काले हैं, तुम्हें इन्हें धोकर सफेद करना है। जी हुजूर, धोबी बोला। उसके सामने एक हाथी लाया गया। वह सुबह से शाम तक उसे धोता रहा, किंतु काला हाथी सफेद न हो सका। निराश होकर वह अपने घर की ओर चल पड़ा। उसने सोचा, यह सब उस कुम्हार की करतूत है, पर मैं करूँ तो क्या करूँ? तभी उसे बीरबल आते हुए दिखाई दिए। वह हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बीरबल ने पूछा, क्या हुआ भाई, इस तरह मुंह लटकाए क्यों खड़े हो? कुम्हार ने सारी घटना बताई। बीरबल ने उसकी सारी परेशानी सुनी और उसके कान में कुछ कहा। दूसरे दिन धोबी हाथी खाने में पहुंचा। कुछ देर बाद अकबर भी वहां पहुंच गए। उन्होंने हाथी को देखा और धोबी से बोले, यह हाथी तो वैसा ही है, जरा भी सफेद नहीं हुआ। तुम कल दिन भर क्या करते रहे? धोबी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, परवरदिगार, बात यह है। हाँ, क्या बात है? अकबर ने पूछा। हुजूर, अगर कोई बड़ा सा बर्तन हो जिसमें यह हाथी खड़ा हो सके तो काम आसान हो जाएगा, धोबी ने बताया। अकबर ने आदेश दिया कि हाथी के खड़े होने के लिए बड़ा बर्तन बनवाया जाए। बर्तन बनाने का काम उसी कुम्हार को सौंपा गया। एक हफ्ते बाद कुम्हार बर्तन लेकर हाजिर हुआ। मन ही मन वह सोच रहा था, धोबी का बच्चा समझता होगा कि फंस जाऊंगा। अब देखता हूं धोबी कैसे बचेगा। अकबर ने बर्तन को देखा और आदेश दिया, हाथी को बर्तन में खड़ा किया जाए।
जैसे ही हाथी को बर्तन में खड़ा किया गया, बर्तन चूर चूर हो गया। अकबर ने नाराज होकर कहा, क्यों रे, यह कैसा बर्तन बनाया है? यह तो एक बार में ही टूट गया। जल्दी से दूसरा दूसरा बर्तन बनाकर ला। कुम्हार बर्तन बनाकर बनाकर लाता रहा और वह बार बार टूटता रहा। आखिर वह बादशाह के पैरों में गिर पड़ा। हुजूर, मुझे माफ करें, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। इस पर अकबर ने धोबी से कहा, धोबी, मैं जानता था कि यह तुम्हें फंसाना चाहता है, पर तुमने इसकी चाल का मुंहतोड़ जवाब दिया। हम तुम्हें इनाम देंगे। धोबी हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसने कहा, जहांपना, इनाम के असली हकदार तो बीरबल जी हैं। उन्हीं ने मुझे यह तरकीब सुझाई थी। बादशाह अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल धीमे धीमे मुस्करा रहे थे। अकबर बोले, बीरबल, तुम हमारे दरबार के अनमोल रत्न हो। तुम गरीबों के रक्षक भी हो। एक ब्राह्मण दिल्ली की सैर करने गया था। वह दिल्ली में किसी को पहचानता नहीं था। एक व्यापारी ने दया करके उसे अपने घर मेहमान बना लिया। उसने ब्राह्मण को भोजन कराया और रात में सोने के लिए एक कमरा दे दिया। उस समय दिल्ली में चोरों का बहुत आतंक था। सिपाही रात भर घूम घूम कर शहर में पहरा देते थे। इन पहरेदारों में एक सिपाही स्वयं चोर था। शहर में घूमते फिरते वह छोटी मोटी चोरियां कर लिया करता था। वह चोर सिपाही रात में उस व्यापारी के घर में आ गया जहां ब्राह्मण ठहरा हुआ था। उसने उसी कमरे में सेंधा लगाई जहां ब्राह्मण सो रहा था। उस कमरे में मकान मालिक का एक संदूक रखा था। सिपाही ने उसे उठाया और लेकर चलने लगा। आहट सुनकर ब्राह्मण जाग गया। उसने संदूक को लेकर भागते सिपाही को पकड़ लिया। सिपाही ने ब्राह्मण को लालच दिया, तू मुझे छोड़ दे। इस संदूक में से जो कुछ निकलेगा मैं उसका आधा भाग तुझे दे दूंगा। ब्राह्मण ने सिपाही की बात को नहीं माना। उसने मकान मालिक को जगाने के लिए शोर मचाना चाहा, किंतु सिपाही ने उसका मुंह पकड़ लिया और स्वयं शोर मचाना शुरू कर दिया। शोर सुनकर व्यापारी जाग उठा। सिपाही ने कहा, यह व्यक्ति तुम्हारा संदूक लेकर भाग रहा था। मैंने इसे पकड़ लिया है। सिपाही ने चोर को रंगे हाथों पकड़ा था, इसलिए मामला राजदरबार में पहुंचा। व्यापारी, ब्राह्मण और सिपाही को बीरबल के सामने हाजिर किया गया। बीरबल ने सबसे पहले अपने एक विश्वासपात्र व्यक्ति को अपने पास बुलाया। उन्होंने उसके कान में कुछ कहा और उसे बाहर भेज दिया। इसके बाद उन्होंने सिपाही और ब्राह्मण को अपने पास बुलाया और दोनों से पूछताछ करने लगे। कुछ देर बाद बीरबल द्वारा भेजा गया आदमी दौड़ता हुआ आया। उसने बीरबल से कहा, हुजूर, मैं और मेरा बेटा महादेव के मंदिर में दर्शन करने गए थे। मंदिर से बाहर निकलते समय मेरा बेटा बेहोश हो गया और वहीं गिर गया। उसे वहां से उठाकर हकीम के पास ले जाना है। क्या आप इसके लिए मुझे 2 आदमी देंगे? बीरबल ने कहा, तुम यहीं खड़े रहो, मुझे तुमसे जरूरी काम है। इस सिपाही और ब्राह्मण को मंदिर भेज रहा हूं। ये तुम्हारे बेटे को मंदिर से उठाकर यहां ले आएंगे। ब्राह्मण और सिपाही मंदिर में पहुंचे। उन्होंने वहां बेहोश पड़े लड़के को उठा लिया। रास्ते में ब्राह्मण ने सिपाही से कहा, तुमने ही उस व्यापारी के घर में सेंध लगाई थी। तुम ही संदूक लेकर भाग रहे थे। मैंने तुम्हें चोरी करने से रोका था। तुमने झूठ बोलकर मुझे चोरी के अपराध में क्यों फंसा दिया था? सिपाही बोला, मैंने चोरी के माल में से आधा भाग तुम्हें देने के लिए कहा था, फिर भी तुम नहीं माने। अब इसकी सजा तुम्हें भोगनी पड़ेगी।
ब्राह्मण और सिपाही दोनों दरबार में पहुंचे। बीरबल ने सिपाही और ब्राह्मण को सच सच बताने का आदेश दिया। दोनों चोरी का अपराध एक दूसरे पर लगाते रहे। बीरबल ने कहा, यदि तुम दोनों इसी तरह बोलते रहे तो मैं चोर को कैसे खोज पाऊंगा। बीरबल का प्रश्न सुनकर बेहोश पड़ा लड़का उठ खड़ा हुआ। उसने बीरबल से कहा, श्रीमान, यह सिपाही ही असली चोर है। इसने ब्राह्मण को चोरी के अपराध में झूठा फंसा दिया है। इसके बाद उसने सिपाही और ब्राह्मण के बीच हुई बातचीत को सुना दिया। बीरबल ने ब्राह्मण को आदरपूर्वक छोड़ दिया और सिपाही को जेल भेज दिया गया। बीरबल की ज्यामितीय गणित में रुचि जागृत हुई, लेकिन उन्होंने इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। एक दिन उन्हें अकबर का संदेश आया कि उन्हें दरबार में बुलाया है। मिस्र के सुल्तान ने अपने एक बुद्धिमान आदमी को अकबर के दरबार में भेजा था और उसके पास हर दरबारी के लिए एक पहेली थी। जब कोई भी उसे हल नहीं कर पाया तो बीरबल को बुलाया गया। 2 घंटे तक हल ढूंढने के बाद राजा मानसिंह ने कहा, सिर्फ एक जादूगर ही ऐसा कर सकता है। बीरबल ने मिस्र के उस व्यक्ति से पूछा, आपके पास हमारे लिए क्या चुनौती है। बिल्कुल साधारण। मैंने यहाँ 10 बराबर दूरी पर सीधी रेखाएं खींची हैं। इनमें से किसी एक को बिना काटे या मिटाए हटाना है, वह आदमी बोला। बीरबल मुस्कुराए और कागज पर खींची रेखाओं को देखने लगे। उन्होंने पहली लकीर के नीचे से 10वीं लकीर के ऊपर एक टेढ़ी रेखा खींच दी और उस लकीर से कागज को काट दिया। उस कागज के नीचे वाले हिस्से को बाईं तरफ तब तक खिसकाया जब तक कि उसमें 9 लकीरें नहीं रह गई। 10वीं लकीर मिट चुकी थी। सभी बीरबल की वाहवाह करने लगे। अकबर ने बीरबल की तारीफ की और उस मिस्र के व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए बोले, तुम अब किसी भारतीय को चुनौती देने की हिम्मत मत करना। ठीक है जहां पनाह, मैं आपकी बात को हमेशा याद रखूंगा। अकबर ने पूछा, लेकिन बीरबल वह लकीर आखिर कहाँ गई। महाबली, आप विश्वास करें या न करें, उसका एक हिस्सा हर दूसरी लकीर का हिस्सा बन गया। बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया। तभी भीड़ में से एक गरीब किसान उठा और बादशाह के सामने सलाम करके बोला, हुजूर, मेरी भी एक समस्या है। क्या राजा बीरबल उसे हल करने में मेरी सहायता करेंगे। अकबर बोला, ठीक है, हम सब जानना चाहते हैं कि बीरबल के लिए तुम्हारी क्या पहेली है। किसान बोला, जहां पनाह, मेरे पास 5 स्वर हैं, लेकिन मेरे पास केवल 4 बाड़े बनाने के लिए ही सामग्री है। अगर मैं किसी एक बाड़े में 2 स्वर रखता हूं तो उनमें से एक दूसरे की पीठ पर चढ़कर बाहर कूद जाएगा और बाकी सबके बाड़े भी खोल देगा। मैं न तो उन स्वरों को मार सकता हूं और न ही बेच सकता हूं, क्योंकि वे मेरी बेटी के पालतू हैं और बहुत बुद्धिमान भी हैं। मैं अपने 5 स्वरों को चारों बाड़ों में कैसे रख सकता हूं। क्या बीरबल से पहले कोई और दरबारी इसे हल करना चाहेगा। अकबर ने पूछा। उनमें से कुछ ने अपने हाथ उठाए। उन सबको 16 तिनके दिए जो कि बाड़ बनाने की सामग्री की तरह थे। जब उनमें से कोई भी हल नहीं कर पाया तो बीरबल ने उसका हल दिया। उसने एक बाड़ा बीचों बीच बनाकर उसके चारों तरफ एक एक बाड़ बना दी। इससे किसान के पास 5वीं बाड़ बनाने के लिए सामान बच गया था। शिक्षा, किसी व्यक्ति की श्रेष्ठता उसकी योग्यताओं पर निर्भर करती है। जब तुम्हें पता लगे कि वे योग्यताएं तुम्हारे पास हैं तो डरने की आवश्यकता नहीं। एक लोहार दरबार में बख्तर बनाकर लाया। बादशाह ने पूछा, यह बख्तर कैसा है। मजबूत है। जहां पनाह, लोहार ने निवेदन किया, यह तुम्ही ने बनाया है। जी हाँ, हम इसकी मजबूती देखना चाहते हैं। अगर यह मजबूत हुआ तो तुम्हें इनाम देंगे, कमजोर हुआ तो दूसरा बनाकर लाना होगा।
ऐसा कहकर बादशाह ने वह बख्तर एक पुतले को पहना दिया और तलवार हाथ में लेकर ऐसा वार किया कि बख्तर कट गया। बादशाह बोले, यह तो बड़ा कमजोर है, एक ही वार में कट गया। दूसरा बनाकर लाओ। लोहार चला गया और वह दूसरा बख्तर बनाकर ले आया। बेचारे ने पूरी मेहनत से 7 दिनों में वह बख्तर तैयार किया था। बादशाह के पास लाया तो बादशाह ने उसे भी पुतले को पहनवाया और अपने एक सिपाही से कहा कि पूरी ताकत से वार करो। वह सिपाही भी ताकतवर था। एक ही भरपूर वार में उसने तलवार से वह बख्तर भी काट दिया। लोहार घबरा गया। वह और मजबूत बख्तर नहीं बना सकता था। उसकी मेहनत, पैसा और समय बर्बाद हो गया। बादशाह बोला, बार बार कमजोर और घटिया बख्तर उठा लाते हो, जाओ मजबूत बनाकर लाओ। फिर ऐसा ही लाए तो इनाम तो क्या, सजा मिलेगी। अब तुम जा सकते हो। घबराया हुआ लोहार सीधा बीरबल से मिला और अपनी दर्दभरी कहानी सुना दी। वह बीरबल से बोला, राजा जी, मेरा पैसा, वक्त और मेहनत 2 बार बेकार जा चुकी है। गरीब आदमी हूँ, अब तो सजा भी मिलने की बात आ गई है, जबकि इससे मजबूत बख्तर बन नहीं सकता। पता नहीं कैसे कट जाता है। लड़ाई तक में मेरे बनाए गए बख्तर कारगर साबित हुए हैं। बीरबल जानते थे कि लड़ाई में इस तरह आराम से अपना बख्तर कोई सैनिक नहीं कटवाता जैसे बुत कटवा लेता है, क्योंकि बुत बचाव नहीं कर सकता। बुत पर वार करने वाले को डर नहीं होता है, इसलिए बुत को पहनाया गया बख्तर काटा जा सकता है, भले ही वह मजबूत हो। बीरबल ने लोहार को समझाया, तुम खुद उसे पहनना और जब कोई वार करे तो तुम भी चीख मारकर झपटना। वार करने वाला झिझक जाएगा, वार कमजोर हो जाएगा और बख्तर नहीं कटेगा। लोहार सारी बात समझ गया। उसने ऐसा ही किया। वह बख्तर बनाकर ले गया। उसने बीरबल द्वारा बताई गई तरकीब काम में ली। इस बार बख्तर नहीं कटा। बादशाह ने बख्तर स्वीकार कर दिया और फिर उसे इनाम देते हुए पूछा, यह तरकीब किसने बताई है? उसने बीरबल का नाम बता दिया। बादशाह खुश हो गया। सचमुच बीरबल उनका अनमोल रत्न था। एक बार अकबर के दरबार में एक विदेशी आया। उसने बादशाह अकबर के सामने एक चुनौती रखी, आप लोग मेरी मातृभाषा बताइए या फिर स्वीकार कर लीजिए कि आपके यहाँ सब मूर्ख हैं। दरबारियों ने उससे अलग अलग भाषाओं में प्रश्न किए। हर भाषा में उसने सही उत्तर दिए। वह हर भाषा इतनी अच्छी तरह बोलता था कि जैसे वही उसकी मातृभाषा हो। इसलिए कोई भी दरबारी उसकी मातृभाषा का पता नहीं लगा सका। अंत में उसने अकबर बादशाह से कहा, मैं अपनी मातृभाषा मालूम करने के लिए आपको 7 दिन का समय देता हूँ। कहिए स्वीकार है? अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने इशारे से हामी भर दी। अकबर ने विदेशी से कहा, हमें आपकी बात स्वीकार है। विदेशी एक धर्मशाला में ठहरा दिया गया। रात को जब वह सो गया तो बीरबल वहां पहुंचे। बीरबल ने एक तिनका लेकर विदेशी के कान में घुमाया। विदेशी ने सिर झटका और कान पर हाथ फेरा। फिर वह करवट बदलकर सो गया। बीरबल ने उसके दूसरे कान में तिनका घुमाया। विदेशी घबराकर उठ बैठा और झल्लाते हुए बोला, अरे कौन छे मने उधमा हैरान करे दे। कौन है रे? मुझे नींद में परेशान करता है। विदेशी के कान में तिनका घुमाकर बीरबल छिप गए थे, इसलिए विदेशी उन्हें देख नहीं सका। वह फिर गहरी नींद में सो गया। बीरबल वहां से सीधे अपने घर आ गए। 7वें दिन विदेशी दरबार में हाजिर हुआ। बीरबल ने अलग अलग भाषाओं में उससे बात की। फिर उसने अकबर से कहा, बादशाह सलामत।
इन महाशय की मातृभाषा गुजराती है। यह सुनकर विदेशी आश्चर्य में पड़ गया। आज पहली बार कोई उसकी मातृभाषा का सही पता लगा पाया था। उसने बीरबल की भूरी भूरी प्रशंसा की और दरबार से जाने से पहले बोला, धन्य है भारत भूमि, जहां बीरबल जैसे बुद्धिमान बसते हैं। उसके जाने के बाद अकबर ने पूछा, बीरबल, इतना कठिन कार्य तुमने किया कैसे जहां पनाह? बीरबल बोले, जब मनुष्य पर दुख पड़ता है या फिर वह अचानक नींद से जागता है, तब वह अपनी मातृभाषा में ही बोलता है। इतना कहकर बीरबल ने रात की सारी घटना कह सुनाई। सभी ने बीरबल की प्रशंसा की। अकबर ने बीरबल को सहर्ष अपने गले का हार भेंट में देकर उसका सम्मान किया। शिक्षा, जब आप चाहते हैं कि लोग आपको सच बताएं, तो यह जरूरी है कि उन्हें बिना चौकसी के पकड़ना सच को सामने लाता है। हमें अपने बारे में अपने आसपास के लोगों से कोई बात नहीं छिपानी चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो बिल्ली देर सवेर बैग से बाहर आ ही जाती है। एक दिन अकबर ने यह बात जाननी चाहिए कि उनकी राजधानी में सबसे प्रचलित व्यवसाय कौन सा है। उन्होंने दरबारियों से पूछा। कुछ ने कहा व्यापार, कुछ बोले दुकानदारी, लेकिन अधिकतर का जवाब था सेना में काम करना। जब बीरबल की बारी आई तो वह अपने स्थान से उठे और बादशाह को झुककर सलाम किया और बोले, जहां पनाह, मेरे विचार में सबसे प्रचलित व्यवसाय वैद्य का है। सब हैरान हो गए क्योंकि शहर में वैद्यों की संख्या को आसानी से गिना जा सकता था। दरबार के वैद्य को भी गुस्सा आ रहा था क्योंकि वैद्य बनना और रोगियों को दवा देना कितना मुश्किल कार्य है। बीरबल मुस्कराए और बोले, मैं अपनी बात को साबित कर सकता हूं अगर आप कल सुबह मेरे साथ आएंगे। अकबर सहमत हो गए और अगली सुबह शहर की एक मुख्य सड़क पर बीरबल से मिले। बीरबल के हाथ पर पट्टी बंधी थी। अकबर ने देखा तो पूछा, क्या बात है? बीरबल बोले, नाश्ते के लिए फल काटते समय हाथ कट गया। जहां पनाह, आपको रास्ते में मिलने वाले सभी वैद्यों के नाम लिखने पड़ेंगे। अकबर बोले, ठीक है बीरबल, मैं ऐसा करूंगा, लेकिन तुम पहले घाव को धोकर उस पर मलहम लगा लो। मैं ऐसा करूंगा, पर अपनी बात साबित करने के बाद। बीरबल ने कहा। वे पूरा दिन एक सड़क पर बैठे रहे। बीरबल एक जाने माने व्यक्ति थे, तो जो भी वहां से गुजरता चोट के बारे में पूछता और कुछ न कुछ दवा के बारे में बताता। जैसे जैसे दिन गुजरता गया, सूची लंबी होती गई और दोपहर तक अकबर लिखते लिखते थक गए। अब उन्होंने घर चलने की सलाह दी। बीरबल ने सूची के बारे में पूछा और कहा, जहां पनाह, आप अपना नाम तो सबसे ऊपर लिखना भूल गए। आपने सबसे पहले मुझे सलाह दी थी। शिक्षा, बिना सोचे समझे दी गई सलाह सस्ती होती है, और जिसको यह सलाह दी जाती है उस व्यक्ति का आपके प्रति व्यवहार भी अच्छा नहीं होता। अतः हमें ऐसे विषयों पर सलाह नहीं देनी चाहिए जिन पर हमारी पकड़ न हो। ऐसे विषयों पर ही सलाह देनी चाहिए जो हमारे क्षेत्र के हों। कबर के राज्य में एक कंजूस था जो एक झोंपड़ी में रहता था और अब उसने अपना सारा धन सोने के सिक्कों के रूप में जमा किया था। एक दिन उसकी झोंपड़ी में आग लग गई और वह जलने लगी। कंजूस बाहर खड़ा होकर बहुत जोर जोर से रोने लगा, लेकिन उसकी अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी वहां से एक व्यापारी गुजरा और उसने पूछा, तुम अपनी इस टूटी फूटी झोंपड़ी के लिए क्यों रो रहे हो, जिसकी कोई कीमत नहीं है? कंजूस, उसमें मेरी सारी जमा पूंजी है। व्यापारी, वह लगभग कितनी होगी? कंजूस, 100 सोने के सिक्के। व्यापारी, अगर मैं अपना जीवन दांव पर लगाकर अंदर जाऊं तो तुम मुझे क्या दोगे? कंजूस, 1 सोने का सिक्का। व्यापारी, मैं अपना जीवन दांव पर लगा दूंगा और तुम मुझे केवल 1 सिक्का दोगे। ऐसा नहीं होगा। मैं ऐसा तभी करूंगा
जब तुम मुझसे वादा करोगे कि तुम मेरी पसंद की ही चीज दोगे। कंजूस पहले तो आनाकानी करने लगा, पर फिर मान गया। व्यापारी अंदर घुसा और जहां कंजूस ने बताया था वहां से वह खजाना निकाल कर ले आया। व्यापारी उस व्यक्ति से बोला, तुमने कहा था मैं तुम्हें वही दूंगा जो मुझे पसंद होगा। मैं सारे सिक्के रखूंगा और तुम यह थैला रख लो। कंजूस वहां खड़ा होकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, जब तक कुछ लोगों ने बीरबल तक यह बात पहुंचा दी। व्यापारी ने बीरबल को सारी बात समझाई। बीरबल ने कंजूस से पूछा कि जो व्यापारी कह रहा है वह सब ठीक है। कंजूस ने बात मान ली। बीरबल, व्यापारी, तुमने कंजूस को वही देने को कहा जो तुम्हें पसंद था। तुम्हें तो सोने के सिक्के पसंद हैं न? व्यापारी, हाँ, लेकिन बीरबल, अगर तुम्हें सिक्के पसंद हैं तो तुम वो उस व्यक्ति को दो। व्यापारी को आखिर ऐसा करना पड़ा। शिक्षा, हमें अपने शब्दों का चयन समझदारी से करना चाहिए, वरना हम परेशानी में आ सकते हैं। भाषा हमारे विचारों के संप्रेषण का एकमात्र स्रोत है, लेकिन अगर हम इस संप्रेषण में शब्दों का चयन सोच समझकर न करें तो पूरी बातचीत में केवल समय व कभी-कभी धन की बर्बादी भी हो सकती है। एक दिन बादशाह अकबर ने सोचा, हम रोज रोज न्याय करते हैं, इसके लिए हमें सही गलत का पता लगाना पड़ता है। लेकिन सही और गलत के बीच आखिर अंतर कितना होता है? दूसरे दिन बादशाह अकबर ने यह सवाल दरबारियों से पूछा। दरबारी इस प्रश्न का क्या मतलब देते? वे एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। बादशाह समझ गए कि किसी के पास इस सवाल का जवाब नहीं है। इसलिए उन्होंने बीरबल से पूछा, तुम ही बताओ, सही और गलत में कितना अंतर है? बीरबल चौंके। वह तो समझते थे कि इस सवाल का कोई जवाब नहीं हो सकता। इसलिए बीरबल का जवाब सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, बीरबल, समझाकर बताओ। जहांपना, आंख और कान के बीच 4 अंगुल का अंतर है। यही सही गलत के बीच की दूरी है। आप जिसे अपनी आंखों से देखते हैं वह सही है, जिसे अपने कानों से सुनते हैं वह गलत भी हो सकता है। इसलिए सही और गलत के बीच 4 अंगुल का अंतर माना जाएगा। यह सुनकर बादशाह अकबर बोले, वाह बीरबल, वाह, तुम्हारी बुद्धि और चतुराई का जवाब नहीं।